क्लियर दिखाई दे रहा है सब लोगों को? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर दिख रहा है सबको? रिप्लाई करो जरा। ये आपको यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है? एल्केन, इज इट क्लियर? इट इज विजिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? और ये आपको दिखाई दे रहा है क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके किरण, तो ये विजिबल है, इट इज विजिबल। तो देखो एल्केन का मैंने आपको बताया था, एल्केन के हमने मेन 3 पार्ट में स्टडी करनी है। पहला पार्ट था इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन से देखो अब की बार आपके नीट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन कौन सा प्रोडक्ट नहीं देगा। देखो ये वाला नीट का क्वेश्चन है आपका, और अभी आपको मेंस के भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं आगे। आपको मेंस के मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो वुड्स रिएक्शन है वो कौन सा प्रोडक्ट नहीं देगा। तो इसमें मैंने आपको चलो 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आप बताओ जो उससे रिलेटेड नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो इसमें देखो मैंने पहला आपको कहूंगा ब्यूटेन, सेकंड कहूंगा हेक्सेन, 7 कहूंगा हेप्टेन और ऑक्टेन। तो वुड्स रिएक्शन इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं देगा बताओ? 1, 2, 3 और 4 कौन सा आंसर होगा? वेरी गुड दिव्यांग, मृत्युंजय, अनुष्का। तो आप लोगों ने पहले के जो ये जो मॉड्यूल है वो जो आपको लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं वो आपने पढ़ लिए सब? जो अभी 2 लेक्चर हुए हमारे वो आपने देख लिए सबके सब, दोनों के दोनों? वेरी गुड। तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को? एनी प्रॉब्लम? नो, वेरी गुड दिव्यांग। तो देखो आपको सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, पहले आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट के बाद हम क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे, ठीक है? फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से लेवल में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादातर, जो कौन सा लेवल है इसमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो पहले कॉन्सेप्ट को हम जल्दी करते हैं क्योंकि देखो छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो आज अगर आप चाहोगे तो आज एल्केन हम फिनिश कर सकते हैं। जो लाइव लेक्चर लूंगा मैं, बाकी मैं आपको ऑफलाइन डाल दूंगा, जिससे क्या होगा हमारा आज एल्केन कंप्लीट हो जाएगा और एल्केन के सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था इसमें वो था रिडक्शन विद मेटल। इसमें जो हमने लास्ट पॉइंट बताया था दैट इज रिडक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन। मेटल में हमने बहुत सारे मेटल लिए थे, जैसे RX है, कोई भी ग्रुप ले लो यहाँ पे, CH3Cl, और यहां से मुझे मुझे मिलेगा क्या? मुझे मिलेगा यहां से एल्केन यानी मिथेन, मिथाइल क्लोराइड से मिथेन मिलेगा मुझे। अब आप इसके सामने कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे कौन कौन से हैं देखो, यहाँ पे आप रख सकते हो Na और C2H5OH, आप चाहे इसे रखो, या दूसरा यहाँ पे है Zn और सेकेंड इज HCl, आप चाहे इसे रखो, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा थर्ड है यहाँ पे Zn कॉपर और C2H5OH, चाहे आप इस एजेंट को रखो, चाहे आप रखो इसमें Zn और CH3COOH, चाहे आप इसे रखो। ये प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, तीनों एल्काइल हैलाइड को किसमें चेंज कर देगा? एल्केन में। इसके अलावा देखो आता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये केवल प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को ही एल्केन में चेंज करेगा, ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड को चेंज नहीं करता। इससे जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होता है उसको ये एल्कीन बना देता है, अभी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, तो ये ध्यान रखना, जो टर्सरी होगा ये उसे एल्कीन बना देगा। टर्सरी एल्काइल हैलाइड को जो LiAlH4 है
ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये केवल प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को ही एल्केन बनाता है, टर्सरी को ये एल्कीन बना देता है। इसके अलावा एक और जो आप बहुत बार इसका नाम सुनोगे, NaBH4। NaBH4 होता है जो केवल सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड को ही एल्केन बनाता है। ये केवल सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड को ही एल्केन बनाएगा, प्राइमरी को ये नहीं बनाता। और उसके अलावा इसमें एक और है HI और रेड फास्फोरस में, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये एल्काइल हैलाइड के अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड है जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, इस सबको इसमें चेंज कर देगा एल्केन में। हाँ, ये रिडक्शन, अच्छा रिडक्शन रह गया होगा फिर तो मैं एक एक करके बताऊंगा। इससे आपको पहले ये बता रहा हूं, देखो रिडक्शन विद मेटल में ये कंपाउंड है जो रिडक्शन करते हैं और ये क्या करेंगे, जो एल्काइल हैलाइड होगा उसे एल्केन में चेंज कर देंगे, एल्काइल हैलाइड को एल्केन में चेंज कर देंगे। इसमें ये इस रिएजेंट के नेम है। अब इसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, एक बार वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट वन था Zn वाला, ये है आपका Zn और HCl। ये Zn के साथ कोई भी मेटल ले लो और यहाँ पे कोई भी ग्रुप ले लो, तो होता क्या है, देखो जो जिंक होता है, जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराता है। जिंक का मेन काम क्या है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और यहाँ पे कोई भी आपने एल्काइल हैलाइड ले लिया, CH3Cl ले लिया, ठीक है। अब ये अगर टूटेगा तो ये किस में टूटेगा, CH3 प्लस में और Cl माइनस। तो ये जो CH3 प्लस होता है ये इस दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि नेगेटिव प्लस है, प्लस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये बना देगा CH3 माइनस। उसके बाद जो ये HCl है ये इस Cl3 माइनस के साथ कंबाइंड होता है, तो ये H प्लस यहाँ से इसके साथ क्या होगा, कंबाइंड हो जाएगा और ये बना देगा मीथेन। तो जितने भी मेटल और ये ग्रुप होगा इसका सबका एक ही केस है। कोई भी जो मेटल उसमें यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उसके बाद जो एल्काइल हैलाइड होगा, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन हेलोजन के पास जाएंगे, इसमें प्लस चार्ज हो जाएगा। और जहां जो ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जो ये मिथाइल या एल्काइल ग्रुप होगा ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करके कार्बो एनायन बना देगा। और कार्बो एनायन क्या करेगा, जो भी इसमें प्लस पार्ट होगा उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड को और मीथेन बन जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, एल्काइल हैलाइड मीथेन में चेंज हो जाता है। तो जो क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन में आता है कि विच वन इज बेस्ट। आगे आपको बताया जाएगा कि बेस्ट कौन सा होगा या कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको बेसिक समझना है, जैसे मैंने आज अभी बेसिक बताया आपको, इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, ठीक है, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट और ज्यादा बिल्डअप हो। अब इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट है जो सबसे ज्यादा आता है, इसमें है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत जगह पे इसी को हम यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और यहां से हमें मिलता है H माइनस। H माइनस कैसे मिलेगा, देखो L में भी प्लस होता है, लिथियम होता है, लिथियम में भी प्लस चार्ज होगा तो 1 + 3 4, और ये जो हाइड्रोजन होगा ये यहाँ पे माइनस का होगा। तो जो भी लिथियम हाइड्राइड होगा इससे हमें H माइनस मिलेगा, H प्लस नहीं मिलेगा। अब बाकी वही सीक्वेंस है जो इसमें हुआ था, जैसे हमने कहा यहाँ पे CH3 CH2 Cl। अब यहां से क्या होगा, Cl माइनस निकलेगा बाहर तो ये बनेगा CH3 CH2 प्लस का और Cl माइनस, और यहां से H माइनस होगा, ये माइनस चार्ज इसमें अटैक करेगा और ये कंपाउंड बना देगा CH3 CH3, यानी एल्केन फॉर्म हो जाएगा। लेकिन इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड केवल किसके लिए वैलिड होता है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो वो क्या करता है, आपको चालाकी से क्वेश्चन क्या देगा कि यहाँ पे वो टर्सरी दे देगा आपको। टर्सरी का मतलब आप जानते हो, यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप से अटैच होगा।
अब देखो सारे रिड्यूसिंग एजेंट दे देगा, जैसे हमने अभी रिड्यूसिंग एजेंट लिखे हुए, जैसे हमने अभी लिखा था इससे पहले, या NaBH4 लिख दिया मैंने इसमें, LiAlH4 लिख दिया मैंने इसमें, और जैसे मैंने लिखा ZnHCl लिख दिया मैंने। अब वो कहेगा आपको कि कौन सा ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, कौन सा ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो इसको रिड्यूस ना कर पाए, जबकि सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन हमें पता है कि ये कौन सा कार्बोकैटायन है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, सॉरी। और टर्सरी एल्काइल हैलाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या नहीं कर पाता, हाँ, सेकंड आंसर। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आपको बेसिक चीजें कंफर्म करनी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ध्यान रखना, जो टर्सरी होता है, अगर आपने क्या किया, टर्सरी को ले आए CCl और यहाँ पे मैंने लिखा CH3 CH3 CH3, और अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा उसके सामने LiAlH4 होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी यहाँ पे ये जो H- है वो बेस का काम करता है, बेस का। और एलिमिनेशन का मतलब होता है यहाँ से क्या होगा, HCl बाहर हो जाएगा, Cl यहाँ से, और किसी भी H को यहाँ से क्या करेगा, वो एलिमिनेट कर देगा। यानी यहाँ से Cl और यहाँ से H, यानी HCl बाहर होगा और एल्कीन बन जाएगा। तो ध्यान रखना, एल्कीन अगर हमें बनाना होगा तो हम इससे बना सकते हैं। टर्सरी एल्काइल हैलाइड में अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को पास आउट कराएंगे तो हमें मिलेगा एल्कीन। तो ये रिएजेंट का नाम याद रखना पड़ता है कि कौन सा रिएजेंट हम यूज करेंगे। देखो रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये रिड्यूसिंग की जगह पे क्या कर रहा है, एलिमिनेशन का काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की जगह पे बेस का काम कर रहा है। तो ये कहाँ पे फर्क पड़ रहा है वो देखना अपने, वो टर्सरी के केस में होता है। अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बेस का काम करता है, और यहाँ पे ये एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। और एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा, HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा। टर्सरी के केस में केवल ध्यान रखना, ये टर्सरी अगर कोई भी टर्सरी होगा तो यहाँ से ये एलिमिनेशन हो जाएगा, HCl यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है? ये टर्सरी के केस में होता है केवल, सेकेंडरी और प्राइमरी के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे प्राइमरी लिखा हुआ है, ये सॉरी प्राइमरी है, ये CH2 H और ये H, अगर यहाँ पे मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज किया तो इसका काम क्या है, मेन हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कराना, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस Cl को निकालेगा और यहाँ पे बन जाएगा CH4। अगर कोई भी कंपाउंड हो, सेकेंडरी मैंने ले लिया यहाँ से CH3, और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे H, और यहाँ पे मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज किया, तो फिर क्या होगा, इसका काम क्या है, Cl को हटाना। जहां पे Cl है उसको हटा दो, और Cl को हटा के वहां पे क्या ले आओ, H ले आओ, बस ये H आ जाएगा Cl की जगह पे, बाकी एज इट इज रहेगा, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। यानी इसका काम क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा, जो हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराएगा, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट आपका? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो इसके आगे हम चलते हैं, NaBH4, ये क्या होता है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट तो होता है, लेकिन ये होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट। देखो NaBH4, इसमें आपको कई रिड्यूसिंग एजेंट मिलेंगे, तो जो NaBH4 होता है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये केवल सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड को, ध्यान रखना। अब ये क्या करेगा, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड को ही केवल क्या करेगा, रिड्यूस कर पाएगा। ये प्राइमरी को रिड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि देखो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इससे जो H- निकलेगा वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, ये सेकेंडरी और टर्सरी को रिड्यूस कर सकता है आराम से, लेकिन प्राइमरी को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को ये रिड्यूस नहीं कर पाता, ये याद रखना पड़ेगा।
क्योंकि अगर उसने सपोज करो फिर यही कॉन्सेप्ट दे दिया, देखो Cl और ये प्राइमरी का दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे उसने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। फिर पहला ऑप्शन दे दिया NaBH4, दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने LiAlH4, तीसरा ऑप्शन दे दिया उसने Zn और HCl, और चौथा ऑप्शन दे दिया उसने ये Zn और CH3COH। उसने कहा कि कौन सा ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो इसको रिड्यूस नहीं कर पाए, बताओ जरा 1 2 3 4 में से कौन सा ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो इसको रिड्यूस नहीं कर पाए, और ये चारों के चारों रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कौन सा आंसर होगा इसमें से 1 2 3 या 4? मैथिली बिल्कुल सही कहा आपने, और इसके अलावा सोचो जरा। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है फर्स्ट। ये देखो ये कैसा, हाँ सरोज सही है, ये कैसा है देखो, ये है आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और जो भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा उसको NaBH4 क्या नहीं कर सकता है, रिड्यूस नहीं कर पाए। ध्यान रखना प्राइमरी के लिए NaBH4 इज नॉट अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, ये प्राइमरी के लिए नहीं होता है। तो इस तरीके के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, तो समझ में आ गया आपको कि प्राइमरी के लिए कौन नहीं होता, बाकी सबका काम सेम है। बाकी अगर आप सेकेंडरी ले आओ या टर्सरी ले आओ तो बाकियों के लिए क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट। अगर मैंने कहा आपको देखो ये है CH3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया C, यहाँ पे Cl और ये CH2 CH3 और यहाँ पे लिखा मैंने NaBH4, बताओ इसका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। और मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसके 4 ऑप्शन हो गए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा NaBH4 को अगर हमने रखा है यहाँ पे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ NaOH। देखो फर्स्ट है मीथेन, यहाँ पे इसको कंपाउंड देख लो CH3C, यहाँ पे Cl है, फिर CH2 और यहाँ पे CH3। तो बताओ अगर हमने इसका NaBH4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। हाँ मैथिली सही है, अनुष्का मिस हो गई। देखो कहाँ पे चेंज होना है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम है कि जहां पे Cl है उस Cl को हटाओ और वहां पे हाइड्रोजन लगा दो बस, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो यहाँ से Cl हटेगा बस और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपके पास CH3 CH2। हाँ अनुष्का सही कहा आपने, CH2 एंड CH3 यानी ब्यूटेन फॉर्म्ड होगा। तो इसमें ये क्वेश्चन आता है, पहला आपको क्वेश्चन देंगे, ये दोनों देंगे और पूछेंगे प्रोडक्ट क्या है, और या फिर इसमें क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये और प्रोडक्ट देंगे और बोलेंगे इसमें रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है। और तीसरा आपको आता है कि क्या रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, कौन सी रिएक्शन किसके साथ फास्ट होगी, वो जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी वहां पे हम बताएंगे। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। पहला ये दोनों देंगे, प्रोडक्ट पूछा होगा, दूसरा ये और ये प्रोडक्ट दिया होगा, ये पूछा होगा, और तीसरा किस केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट वन इसमें आता है TPH। नेक्स्ट है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट TPH का फुल फॉर्म है इसमें ट्राई फिनाइल टिन हाइड्राइड। फॉर्मूला क्या देखो, ट्राई फिनाइल को देखो, फिनाइल ग्रुप को पीएच से भी लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं C6H5, पीएच को शॉर्ट में लिखते हैं, ये हो गया फिनाइल ग्रुप C6H5। तो ट्राई फिनाइल टिन हाइड्राइड, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, और एक चीज का क्या ध्यान रखना है, देखो जो LiAlH4 होता है, अगर ये प्राइमरी सेकेंडरी के साथ साथ किसी भी ग्रुप को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, किसी भी ग्रुप, जैसे
ये आपका कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, तो ये क्या करेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये इसको भी रिड्यूस कर देगा। यानी कीटोन ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, अल्कोहल ग्रुप हो या आपका एसिड ग्रुप हो, ये सबको क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो TPH होता है ये केवल और केवल ओनली किसको रिड्यूस करेगा, ये केवल रिड्यूस करता है आपका एल्काइल हैलाइड को, ये केवल एल्काइल हैलाइड को ही रिड्यूस कर पाता है, बस बाकियों को नहीं कर पाता। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना आपने, अगर आपने सेम कंपाउंड ले लिया, देखो कंपाउंड में कोई फर्क नहीं, यहाँ पे मैंने Cl लिख दिया और इसके ऊपर से उसने लिख दिया आपके पास ये TPH, तो इसका काम भी क्या है, इसका काम है हाइड्रोजन प्रोवाइड कराना। तो जहां पे Cl है ये Cl को हटाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देगा, बस। तो ये बन गया आपके पास, ये था आपके पास इथाइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड इथाइल क्लोराइड। और इथाइल क्लोराइड किसमें चेंज हो गया, इथेन। तो सबका काम सेम है, लेकिन लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन ये है। लेकिन अगर मैंने आपको दो ग्रुप लगा के दे दिए, यहाँ पे पहला ग्रुप दे दिया कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरा ग्रुप दे दिया यहाँ पे Cl, तो इसके साथ क्या होगा, दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर मैंने दे दिया AlH4 तो ये इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। तो 3 कार्बन है, देखो 3 कार्बन, बाकी इसमें सब हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये किस केस में होगा, एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यानी LiAlH4, विच वन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके साथ ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया TPH ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, तो ये केवल किसको हटा सकता है, इस Cl को हटाएगा बस, बाकी और किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये केवल एप्लीकेबल होता है एल्काइल हैलाइड के लिए ओनली। तो इसका काम क्या है, जहां पे Cl है वहां पे H लग जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होने का, बाकी किसी भी ग्रुप में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ TPH, ये केवल एल्काइल हैलाइड को ही क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, बाकियों को नहीं कर पाएगा। तो ये रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको। वेरी गुड। तो देखो आगे मैं आपको आज क्वेश्चन दूंगा रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं या पूछे कैसे गए हैं आपके पास एल्केन से रिलेटेड क्वेश्चन, वो सारे आपको मिलेंगे। तो आपने मुझे सेंड करने हैं, कई लोग नहीं करते, फिर मैं मैसेज करूंगा आपको कि सेंड करो। तो ध्यान रखना। अब सेकंड हम क्या करेंगे, अल्कोहल से बनाएंगे। अल्कोहल से एल्केन कैसे बने, तो ये देखो मैंने कहा था रिएक्शन रिपीट होंगी, अल्कोहल में भी ये आएगा और यहाँ पे भी ये आ गया। यानी अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे क्या है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि अल्कोहल से हम एल्केन कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था रिएक्शन क्या होंगी आपकी, रिपीट होती जाएंगी। तो इसमें कौन कौन से एजेंट लेंगे, अब खुद सोचो आप लोग। देखो CH3 CH2OH, कोई भी अल्कोहल ले लिया मैंने, तो यहाँ पे मैं कौन सा एजेंट लगाऊंगा जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक एजेंट होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट ही है, देखो HI और रेड फॉस्फोरस। HI रेड फॉस्फोरस ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे कुछ भी हो, ये सबको रिड्यूस कर देगा। तो HI और रेड फॉस्फोरस एक ऐसा कंपाउंड होता है, ध्यान रखना, जो किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। इसमें देखो ये क्या होगा, यहां से इसकी रिएक्शन कराओ आप इसको, तो ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहां से जहां पे H है उस और ऑक्सीजन है, इसको निकालो यहां से बाहर और इसमें क्या लगा दो, हाइड्रोजन को। जहां पे ऑक्सीजन है उसको क्या करेगा, ये निकालने का काम करेगा और ये बन जाएगा आपका CH3। इसका काम है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अल्कोहल में क्या काम करेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये जनरली कौन से अल्कोहल को कर सकता है एल्केन में चेंज, वो है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल चेंज हो जाएंगे एल्केन में, ध्यान रखना।
और जबकि टर्सरी, जो टर्सरी अल्कोहल होता है, टर्सरी अल्कोहल ध्यान रखना, टर्सरी अल्कोहल मैक्सिमम केस में एलिमिनेशन देता है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन आपको पता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो किसी के लिए रुकेगा नहीं वो। तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है बहुत जल्दी, और ये अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा, फिर एल्कीन में। ध्यान रखना, जो टर्सरी अल्कोहल होगा वो एल्कीन में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल होगा उसका क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। जैसे मैंने कहा, सपोज करो आपको ये दे दिया अल्कोहल, और यहाँ पे CH3, ये CH3 और ये CH3, तो इसमें देखो जो ये कार्बन है ये 3 कार्बन से अटैच है, यानी ये आपका टर्सरी अल्कोहल हो गया। तो टर्सरी अल्कोहल अगर आप रिडक्शन कराओगे इससे रेड फास्फोरस के साथ, तो क्या होगा, देखो यहां से H और यहां से OH, यानी H2O क्या होगा, यहां से रिलीज हो जाएगा, H2O ग्रुप यहां से निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास CH3C, यहाँ CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2, यानी आपका ये क्या बन गया, ब्यूटीन बन गया। बनना चाहिए था ब्यूटेन, और क्या बन गया, ब्यूटीन। तो इस चीज को ध्यान रखना आप लोगों ने कि, और ये इसे कहते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर। तो डिहाइड्रेशन का नाम देते हैं इसे, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन। और एसिडिक का मतलब होता है एसिड प्रोवाइड कराना। एसिड का मतलब हमने यहाँ से क्या प्रोवाइड कराया, H+ आयन। HI का काम क्या है, HI का काम है H+ आयन को देना। H+ आयन किसके साथ जाएगा, इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये यहां से एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो ध्यान रखना आपको। बाकी अगर मैंने सेकेंडरी लिया तो कोई दिक्कत नहीं आने की उसमें, सेकेंडरी मतलब OH यहां लगा दिया मैंने, OH यहाँ पे लगा दिया। देखो आपको रिएजेंट के रोल बताए जा रहे हैं, जब आप क्वेश्चन आंसर देखोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कंपाउंड कौन सा दिया है और यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन सा दिया हुआ है, ये कंपाउंड कौन सा दिया हुआ है। जैसे आपने देखा कि ये अल्कोहल है और ये आपको HI और रेड फास्फोरस दे दिया, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसे यहां से हटा दो और ये एल्कीन बना दो, तो ये क्या हो गया, देखो 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन है इसमें, तो 4 कार्बन का मतलब ये क्या बन जाएगा, आपका ब्यूटेन बन जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसी को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम करेगा। और क्या बन जाएगा, देखो मेथेनॉल से, अगर आपको मेथेनॉल से क्या बनाना है, मीथेन बनाना है, सॉरी ब्यूटेन है, 4 है इसमें, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेन बनाना है, तो आप किसे यूज करोगे, HI और रेड फास्फोरस। तो रिएजेंट का भी नाम याद होना चाहिए कि इस रिएजेंट के प्रेजेंस में हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? Does it remove oxygen only? ऑक्सीजन को ही रिमूव करेगा बस केवल, क्योंकि बाकी देखो हाइड्रोजन यहाँ पे फिट है, हाइड्रोजन CH3 ये है, तो हाइड्रोजन केवल इस ऑक्सीजन को यहां से रिमूव करेगा। क्लियर है ये? तो आपको क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये प्रैक्टिस, तभी मैंने कहा आपको कि पहले आपको देखना है, प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन आंसर आपके क्या होंगे, ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। हाँ, OH ग्रुप होता है, बिल्कुल OH ग्रुप होता है। OH ग्रुप को हटाते हैं पहले, फिर हाइड्रोजन ऐड होता है उसमें। OH ग्रुप को हटाया जाता है। एक्चुअली OH माइनस होता है, OH माइनस इज वीक लीविंग ग्रुप, ये बहुत वीक लीविंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है, निकलता ही नहीं है बाहर, तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको निकालने के लिए पहले H+ डाला जाता है। H+ का काम क्या है, देखो आपको मैं बता देता हूं कैसे हो रहा है ये। जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, यहाँ पे OH लिख दिया, ठीक। अब मुझे OH को निकालना है, तो OH कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। इसके पास लोन पेयर होते हैं, और HI का काम क्या है, देखो HI ब्रेकडाउन होता है H और H+ और I-। तो ये जो H+ है, अब ये H+ किसके पास जाएगा, ऑटोमेटिकली आप बताओगे किसके पास जाना चाहिए, H+, ये जाना चाहिए किसके पास, बताओ किसके पास जाएगा, ये जिसके पास लोन पेयर होगा, तो ये लोन पेयर के पास चले जाता है। अब लोन पेयर के पास जाएगा तो क्या बन जाता है, देखो O, ये भी H, यहाँ पे भी H,
अब इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, बाकी ऐसे ही रहेगा। आगे समझ में। अब क्या होगा, देखो ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसमें प्लस चार्ज आ गया। प्लस क्यों आया, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को उसने S प्लस को दिया था, तो वो क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके भाग जाता है। अब जब ये भाग जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और फिर यहां से बाहर से ये H माइनस वाला इसमें अटैक करेगा, ठीक है। ये रेड फॉस्फोरस का थोड़ा वर्क होता है, तो इस वजह से क्या होता है, फिर यहाँ बाहर से H प्लस फिर ऐड होता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट, कि OH को पहले निकाला जाएगा, फिर H को उसमें क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मैथिली, इज इट क्लियर और नॉट? और किसी को डाउट? मैथिली रिप्लाई यस नो, क्लियर है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे ये लगता है तो मुझे उसको मैसेज कर देना कि किसी की अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए कि पूरी प्रोसेस हुई क्या थी, तो मैं आगे आपको से मैसेज करके बता देना, मैं आपको मैकेनिज्म बता दूंगा उसकी, ठीक है, कि कैसे कैसे कोई चीज टूटी थी या क्या हुआ था। क्योंकि मैकेनिज्म इतनी ज्यादा आती नहीं है आपके पास, बहुत सारी रिएक्शंस होती है। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है कई बार कि रेड फॉस्फोरस का रोल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है। जैसे अभी हमने एल्काइल हैलाइड को किया था यहाँ से, तो कहता है कि एल्काइल हैलाइड में रेड फॉस्फोरस का या आयोडाइड बनाया आपने, यहाँ पे आयोडीन बना दो, तो कहता है कि इसमें रेड फॉस्फोरस का रोल क्या है। अगर मैंने यहाँ पे HI को रिएक्शन कराएंगे और रेड फॉस्फोरस में बार बार इसमें यूज करता है, रेड फॉस्फोरस और HI के साथ अगर हमने इसमें रिएक्शन करवा दी तो इसमें रेड फॉस्फोरस का काम क्या है, क्योंकि सारा काम तो कौन कर रहा है, यहाँ से ये कर रहा है, HI सारा काम कर रहा है, तो फिर इसमें रेड फॉस्फोरस का रोल क्या रह जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, देखो होता यह है कि जब भी आपने कोई भी एल्काइल हैलाइड लोगे और उसको HI के साथ रिएक्शन कराओगे, तो अभी मैंने कहा था HI किसमें टूटेगा, H प्लस और I माइनस। तो ये H प्लस क्या होता है, यहाँ लगेगा और ये I माइनस को यहाँ से क्या करता है, निकालने का काम करता है। तो फाइनली क्या होता है, देखो ये जो आपके पास क्या था, आइडो इथेन था, आइडो इथेन, तो इसमें से H निकलेगा तो ये बन जाएगा इथेन, बाकी सारे H लग गए। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, I के साथ मिलके I2 बना देंगे, ठीक है। अब I2 बनाएगा या I का कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा, तो होता क्या है कि ये फिर दोबारा रिएक्शन कर सकते हैं, ये दोनों फिर दोबारा रिएक्शन करके क्या करेंगे, फिर इसी प्रोडक्ट को बना देंगे। ऐसे भी पॉसिबिलिटी होगी कि जो I बचा हुआ है वो इसके साथ जो एल्केन बना हुआ है, ये I इस एल्केन के साथ मिलकर फिर दोबारा क्या बना देगा, एल्काइल हैलाइड बना देगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करता है, टू प्रिवेंट रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन को रोकने के लिए, ये दोबारा फिर उसमें चेंज ना हो जाए या दोबारा ये एल्काइल हैलाइड ना बना दे, क्या करता है, जो रेड फॉस्फोरस होता है वो इस आयोडीन वाले प्रोडक्ट के साथ कंबाइंड होके इसका ये एक प्रोडक्ट बना देता है। तो फिर हमारे पास आयोडीन बचता नहीं, जो भी आयोडीन वाला प्रोडक्ट होगा क्या होगा, जो रेड फॉस्फोरस होता है वो इस आयोडीन को ट्रैप कर देता है, ताकि क्या हो, रिएक्शन वापिस ना हो, आगे ही बने। जो भी आयोडीन होगा उसको कौन ट्रैप कर देगा, रेड फॉस्फोरस कंबाइन कर देगा। तो क्या होगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी। नहीं तो क्या है, अगर आपने सपोज करो एल्केन लिया आपने और इसमें आपने कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा दिया, जैसे मैंने Cl2 या I2 लगा दिया, तो ये क्या होता है, ये Cl यहाँ पे चला जाएगा, ये Cl यहाँ जाएगा, H को रिप्लेस कर देगा, यानी कि ये रिएक्शन क्या हो सकती है, रिवर्सिबल हो जाएगी। तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें रेड फॉस्फोरस का यूज करते हैं टू अवॉइड क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन को अवॉइड करने के, प्रिवेंट करने के। क्लियर हो गया कि रेड फॉस्फोरस का रोल क्या है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। अब देखो विद इन 2 मिनट्स रह गए हैं, ये ऑफ हो जाएगा आपका, फिर से रिज्वाइन करना आपने। आज क्या करेंगे, एल्केन को फिनिश कर देते हैं पूरा, ताकि हम इसके क्वेश्चन को आपको याद करवा दूं। मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्या ट्रिक है जिससे आपको सारी रिएक्शन याद हो जाए। तो विद इन 1 मिनट है, एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं इसमें फिलहाल। फ्रॉम
फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। अब कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब हुआ क्या, जैसे एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। यानी ये रिएक्शन हम कहाँ भी पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ेंगे और यहाँ भी पढ़ेंगे। तो ये डबल डबल रिएक्शन है। तभी मैंने कहा था इसमें क्या है, रिपीटिशन बहुत ज्यादा। जो कार्बोनाइल कंपाउंड को हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे और हम वहां पे भी पढ़ेंगे, तो दोनों जगह पे क्या होगा, रिपीटिशन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम कार्बोनाइल सब्सटेंस, कार्बोनाइल का मतलब जहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अब चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, दोनों के साथ करेंगे हम, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो इस केस में कैसे हम इसको क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। इससे कौन कौन से रिएजेंट को यूज करेंगे जिससे क्या बन जाए, एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम खत्म हो रहा है, दोबारा आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी। अब देखो क्या होता है कि हर एक ग्रुप को हर एक कंपाउंड रिड्यूस नहीं कर पाता, हर एक के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। लेकिन इसमें से देखो जो HI होता है, HI और रेड फॉस्फोरस, ध्यान रखना, HI एंड रेड फॉस्फोरस हर एक के लिए एक पर्टिकुलर होता है। ये नहीं कि मैंने अभी आपको रिड्यूसिंग एजेंट के नाम बताए तो आप कहीं पे भी उसे यूज कर दो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो HI और रेड फॉस्फोरस होता है, ये ध्यान रखना, चाहे ये हेलोजन ग्रुप होगा उसको हाइड्रोजन में चेंज कर देगा, चाहे अल्कोहल ग्रुप होगा उसको हाइड्रोजन में चेंज कर देगा, या फिर आपका CHO ग्रुप होता है इसको CH3 में चेंज कर देगा, या इसमें कीटोन ग्रुप होगा आपका, कीटोन को CH2 में चेंज कर देगा। ठीक है, या आपका एसिड ग्रुप होगा, एसिड ग्रुप को ये चेंज कर देगा किसमें, CH3 में। ध्यान रखना, ये केवल कौन सा है, देखो हर एक पर्टिकुलर जो एक मिनट, पर्टिकुलर क्या होता है, हर एक के लिए पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, हर एक कंपाउंड के लिए पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। लेकिन यहाँ पे देखो जो HI और रेड फॉस्फोरस है उसका काम क्या है, अगर हेलोजन होगा तो ये इसको भी रिड्यूस करके हाइड्रोजन बना देगा, यानी इसको हटाएगा हाइड्रोजन को लगा देगा। अगर कहीं पे OH ग्रुप है तो ये OH ग्रुप को हटा के हाइड्रोजन लगा देगा। अगर कहीं पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप को हटा के वहां पे CH3 लगा देगा। अगर कहीं पे कीटोन ग्रुप है उसको हटा के ये CH2 लगा देगा, और अगर कहीं पे एसिड ग्रुप है ये इसको हटा के CH3 लगा देगा। ठीक है, तो ये कौन सा रोल है इसका, HI एंड रेड फॉस्फोरस का। इसके अलावा देखो इसमें दो नेम रिएक्शन भी यूज होती है, दो नेम रिएक्शन है जो पूछी जाती है आप लोगों से। पहली नेम रिएक्शन इसमें कौन सी है, देखो C डबल बॉन्ड O, इसमें मेन इंटरमीडिएट का काम है। अगर जिंक मरकरी और HCl लाए हम, ध्यान रखना, जिंक मरकरी और HCl लाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, तो इसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये साइंटिस्ट का नाम है, इसे कहते हैं नेम रिएक्शन। ये इस साइंटिस्ट ने दिया था, जिंक और मरकरी और HCl के प्रेजेंस में से रिड्यूस करवाया, तो ये ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। और यही प्रोसेस किसने कराई थी, एक दूसरा साइंटिस्ट था, लेकिन उसने क्या किया, देखो एजेंट के नाम बदल दिए। ये हाइड्रोजन है NH2, N2H4, और इसमें कोई भी बेस ले लो, जैसे KOH ले लिया हमने, और यहाँ पे इसको हीटिंग कर दी। तो ये दो साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था वुल्फ और क्रिस्नर रिडक्शन, इसको उसके नाम से जानते हैं, वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये O हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2 ग्रुप लग जाएगा, H2। सेम है, देखो प्रोडक्ट सेम बनेंगे दोनों के, लेकिन क्या है, दोनों ने रिजेंट अलग अलग लिए। क्लेमेंसन ने जो रिजेंट लिया था उसका वो है ZnHg और HCl, जबकि जो वुल्फ क्रिस्नर ने जो एजेंट लिया था दैट इज N2H4 एंड KOH। तो स्टार्टिंग का थोड़ा क्या है, इसमें लर्निंग पोर्शन इसमें ज्यादा है, और लर्निंग पोर्शन है कि कौन सी चीज किसको चेंज कर रही है। 1 मिनट,
ये इनवैलिड बता रहा है क्या? ये जो पासवर्ड है वो इनवैलिड हो रहा है क्या? तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखो जिंक, मरकरी और HCl, और सेकंड इज NH2H4 एंड KOH। जो वुल्फ क्रिस्नर ने लिया था वो लिया था N2H4 यानी हाइड्रोजन और KOH, वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। और सेकंड जो यहाँ पे है क्लेमेंसन रिडक्शन, वो लिया था जिंक, मरकरी और HCl। दोनों का काम क्या है कि ये जो ग्रुप है आपका, अब कोई भी देखो क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मैं आज आपको दूंगा जो आपको भेजने हैं। देखो क्वेश्चन कैसे लिखा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब बोलेगा प्रोडक्ट बताओ, और यहाँ पे लिखेगा ZnHg और HCl। तो जैसे आप देखोगे, देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप है और यहाँ पे लिखा है ZnHgHCl। इसका मतलब ये कौन सी नेम रिएक्शन है? दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, ध्यान रखना, ये नाम याद करने आप लोगों ने थोड़े से। क्लेमेंसन रिडक्शन, इसमें ZnHg और HCl होगा। तो क्या होगा, जहां पे ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को हटाओ और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, तो ये बनेगा CH3 CH2 एंड CH3। देखो ऑर्गेनिक केवल आपका 15 से 20 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने लापरवाही करी तो क्या होगा, ये दिक्कत करेगा आपके लिए। और रिपीट करोगे आप तो लगभग 30 to 35 डेज में आपको पूरा लर्न भी हो जाएगा ये। तो ये ध्यान रखना कि आसान सा है, क्वेश्चन बहुत आसान से आते हैं, इसके कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं आता, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन होता है, लेकिन ज्यादा टफ क्वेश्चन ले लिया। कीटोन ले लिया मैंने, 1 2 3 का मतलब हो गया प्रोपेनोन। अगर मैंने एल्डिहाइड ग्रुप का कोई लिया है, एल्डिहाइड का, जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, यानी ये एल्डिहाइड हो गया, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनल। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा जिंक, मरकरी और HCl, जिंक, मरकरी एंड HCl। तो इसका काम क्या है, देखो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराना और ऑक्सीजन को रिमूव कराना। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन यहाँ प्रोवाइड कराएगा, ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो ये बनेगा आपका CH3 CH2 एंड CH3, CH3 CH2 CH3, यानी कि ये क्या बन गया आपका, प्रोपेन बन गया। तो आपको समझना है कि जो ये है आपका जिंक, मरकरी और HCl, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन है जो उसने किया था, ये रिडक्शन के लिए यूज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कुछ रिएजेंट आपको याद करने पड़ेंगे। और ये किसने दिया था, ये दिया था आपका क्लेमेंसन ने, ये साइंटिस्ट का नाम है क्लेमेंसन, उसने इस रिएजेंट को दिया था, इसीलिए उसका नाम रखा गया क्लेमेंसन रिडक्शन। यानी क्लेमेंसन रिडक्शन हो तो ये क्या कहता है कि एल्डिहाइड को या फिर कीटोन को, अगर कोई भी एल्डिहाइड है या कीटोन है, आप इसको किस में चेंज कर सकते हो, एल्केन में। एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हम एल्केन में चेंज करेंगे तो हम इसको यूज करते हैं। और इसमें रेजेंट का रोल है, ध्यान रखना। अगर हमने कौन सा रेजेंट लिया, देखो जिंक, मरकरी और HCl लिया, तो इसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। और अगर मैंने इसकी जगह पे ले लिया N2H4 NaOH या KOH कोई भी लेके हीट कर दिया, ठीक है, या इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया, इसमें एक और वर्ड आता है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने ये रिएजेंट लिया है तो इसे कहते हैं वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन, वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। थोड़ा ये याद करना पड़ेगा आपको, N2H4 KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल, तो दिस इज कॉल्ड वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। और इसके आंसर सेम होंगे। एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में चेंज करने के लिए देखो 3 रिएजेंट है, तीसरा भी मैंने आपको बताया HI और रेड फॉस्फोरस। तो इनका तीनों का रोल क्या है, इनका रोल क्या है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन है इसको एल्केन में चेंज करना। और ये रिएक्शन कहाँ पे भी आएगी, जब आप एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ो, यानी ये डबल डबल है, रिपीटिशन है वहां पे। तो इसके बेस पे मैं आपको क्या करूंगा, ये कंपाउंड दूंगा और रिएजेंट दूंगा, तो आपको आंसर लिखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब नेक्स्ट इसमें आता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम
कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है तो इससे एल्कीन कैसे बनेगा? एक अभी मैंने आपको बताया था मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक अभी आपको मेथड बताया था कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और मैंने उसमें क्या डाल दिया, HI और रेड फास्फोरस, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में चेंज कर देगा, एल्केन में। ध्यान रखो, ये पूरे ग्रुप को हटाएगा, यहाँ पे H2 ऐड करवा देगा, यानी बनेगा CH3CH3। यानी एथेनोइक एसिड से, अगर आपको एथेनोइक एसिड से क्या बनाना होगा, इथेन, तो हम कौन सा रेजेंट यूज करेंगे, ये HI और रेड फास्फोरस, HI प्लस रेड फास्फोरस। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। एनी डाउट? थोड़ा सा है, देखो केवल 15 to 20 डेज का आपका थोड़ा सा एफर्ट है और उसके बाद आपको सारी रिएक्शंस याद हो जाएंगी, और यानी कि 30 to 35 डेज में आपको पूरा ऑर्गेनिक याद हो जाएगा। तो इसीलिए लापरवाही नहीं करनी है बिल्कुल भी, 35 डेज में पूरा ऑर्गेनिक लर्न। थोड़ा रिएजेंट याद करने हैं और मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अभी, तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं बस। अब इसमें जो सेकंड मेथड आता है, सेकंड मेथड इज डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। पहला मेथड था आपके पास रिडक्शन मेथड बाय HI, और सेकंड इसमें आता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप। यहाँ पे CO2 ग्रुप क्या होगी, रिमूव होगी, रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा किससे, फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, या कोई भी एसिड ले लो आप, उससे हमने क्या किया, CO2 को रिमूव कर दिया। डी मतलब रिमूव करना, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड या जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे CO2 को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि इसमें 1 कार्बन लेस मिलता है। अगर मुझे 1 कार्बन कम करना है तो मैं इस रिएक्शन का यूज करूंगा। इसमें 1 कार्बन क्या होता है, कम हो जाता है, 1 कार्बन क्या होगा, रिड्यूस हो जाता है, 1 कार्बन कम हो जाएगा इन केस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। अब इसकी रिएक्शन क्या है, देखो रिएक्शन, अब इसमें जो यूज होता है बाय यूजिंग, इसमें जो यूज करते हैं हम लोग, कौन सी चीज यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड सोडा लाइम। हम इसमें सोडा लाइम को यूज करते हैं, यानी NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO को यूज करते हैं, इससे हम कहते हैं यहाँ पे सोडा लाइम। ध्यान रखना, सोडा लाइम का मतलब हो गया, सोडा लाइम मीन्स NaOH और CaO, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो हम इसे कहते हैं सोडा लाइम, यानी कि रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप। अब एसिड से कैसे करेंगे, देखो RC डबल बॉन्ड OOH, पहले हमने इसमें क्या करेंगे, NaOH को मिक्स करते हैं, NaOH को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, देखो Na यहाँ आ जाएगा, H यहाँ H किसके साथ चले जाएगा, OH के साथ, तो ये बनेगा आपका RCOONA प्लस H2। तो यहाँ पे Na क्या होगा, इंट्रोड्यूस हो जाता है। पहले केस में मैंने कहा था ना, सॉल्ट यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। अब सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में हम क्या करते हैं, फिर से RC डबल बॉन्ड ONA, इसमें हम मिलाते हैं NaOH प्लस CaO, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या होता है, यहां से रिमूव हो जाता है, Na2CO3, और ये H यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये बनता है आपका RH यानी एल्केन, और प्लस Na2CO3। तो यहाँ पे जो RH बनेगा उसमें 1 कार्बन क्या होता है, कम होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया CH3C डबल बॉन्ड ONA, और इसको रिएक्शन करा दी फिर सोडा लाइम से यानी CaO से, तो क्या होगा, ये पूरा ग्रुप यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और ये बनेगा आपके पास CH4 यानी मीथेन, और प्लस Na2CO3। तो इस रिएक्शन को अगर मुझे 1 कार्बन को कम करना है, या आपको ये रिएक्शन दे दी और यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें ध्यान रखना है Na2CO3 यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा,
क्लियर है? ये रिएक्शन देखो कहाँ भी आएगी, ये आपकी आएगी जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे, तो वहां पे भी ये रिएक्शन और यहाँ पे भी ये रिएक्शन। तो कई रिएक्शन क्या होंगी, आपस में मैच करेंगे। एक रिएक्शन आपका दो दो तीन तीन जगह पे क्या होंगी, कोलैप्स हो जाएंगे। एनी डाउट? इसकी मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म करता कैसे वर्क को, अगर इसकी मैकेनिज्म देखनी तो कैसे कैसे इसने काम किया देखो। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच। इसमें जैसे हम NaOH को मिलाएंगे, देखो Na प्लस होता है, OH होता है माइनस का चार्ज, तो Na की पावर ज्यादा होती है, वो क्या करेगा, इस H को यहां से डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ खुद लग जाएगा। तो यहाँ पे लगेगा ये H प्लस किसके साथ जाएगा, इस O माइनस के साथ, और ये बना देगा H2O। तो RC डबल बॉन्ड ONA। स्टेप फर्स्ट हो गया इसमें। अब स्टेप सेकंड में क्या होता है, यहां से हम किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, OH माइनस। अब OH माइनस किसके साथ अटैक करेगा, एक मिनट इसे अगली कॉपी में बनाते हैं। इसमें सेकंड स्टेप में क्या हुआ देखो, RC डबल बॉन्ड ONA। अब यहाँ पे OH NaOH था, तो जो OH माइनस होता है ये किसके साथ अटैक करेगा, देखो ये इसमें प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज, तो ये OH माइनस किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और ये जो बॉन्ड का चार्ज है ये किस पे चले जाएगा, कार्बन पे, तो ये बन जाता है RCO माइनस, और यहाँ पे OH क्या होगा, अटैच हो जाता है, और ये ONA। तो ये इसकी क्या होगी, सेकेंड स्टेप होगी। सेकेंड स्टेप के बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये जो माइनस चार्ज होता है ये डीलोकलाइजेशन करता है यहाँ से, और ये जो R है आपका एल्काइल ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये R जो होता है ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो क्या होगा, R माइनस अलग हो गया, और यहाँ पे C क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ONA, और ये OH यहाँ पे लग गया। अब क्या होगा देखो, इसमें प्लस चार्ज होता है और यहाँ पे होता है माइनस चार्ज, तो ये H प्लस किसके साथ चले जाएगा, इस R माइनस के साथ कंबाइंड हो जाएगा। H प्लस किसके साथ जाएगा, R के साथ, और ये बना देता है RH यानी Alkene, और ये क्या रहेगी आपके पास, N2 होना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, Na प्लस के प्रेजेंस में होगा, तो ये Na प्लस क्या करेगा, इस H को यहाँ से हटाएगा और यहाँ पे खुद Na लग जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका Na2CO3 और RH। तो एल्केन फॉर्म हो गया किससे, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से। एक मिनट देख लेते हैं, कोई डाउट है किसी को? तो मैकेनिज्म भी है इसमें, मैकेनिज्म, लेकिन कुछ आपको मैकेनिज्म, कुछ ही मैकेनिज्म पूछी जाती है, हर एक की मैकेनिज्म नहीं आती, इसका ध्यान रखना है। तो ये मैकेनिज्म है, कोई मैकेनिज्म इसमें समझ में आया आपको? जो Na होते हैं या मेटल होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये हाइड्रोजन को वहां से क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। नेगेटिव चार्ज डिसलोकेट किस पोजीशन के लिए कह रहे हो आप, यहां से कह रहे हो? नेगेटिव चार्ज जो ये वाला, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे रेजोनेंस है। जैसे सपोज करो जब कोई माइनस चार्ज, मैंने कहा था आपको पहले भी कि ये माइनस चार्ज अगर इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है तो माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे प्लस वाला है। अब प्लस वाला तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन है जो ये क्या है, डेफिशिएंट होता है, तो ये माइनस चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, ये इसमें अटैच हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी फुलफिल होगी तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऑक्सीजन को दे देता है। लेकिन अब ये क्या करेगा, यहाँ से डीलोकलाइजेशन करता है, क्योंकि माइनस होता है तो माइनस चार्ज क्या करेगा, रिएक्शन करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर ये दोबारा डीलोकलाइज करता है।
अब ये दोबारा डीलोकलाइज करेगा तो इसमें से वीक बॉन्ड कौन सा होगा? वीक बॉन्ड होता है जो CC वाला, ये वीक होगा बजाय इनके कंपैरिजन में। तो वीक होगा तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, R- का हो जाता है और बाकी ये एज इट इज है। उसके बाद फिर हम Na+ को दोबारा इंट्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि सोडियम और NaOH तो उसमें है ही, तो Na इससे रिएक्शन करेगा, इस H को हटाएगा, यहाँ से H यहाँ इसके साथ चले जाएगा और Na यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Na2CO3। What is conjugation to delocalize? कंजुगेशन मतलब मैं समझा नहीं, एक बार फिर से मुझे या तो उसमें भेजना एक बार कि आपके क्वेश्चन का पूछने का मतलब क्या था, या आपको कहाँ पे लगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे दिक्कत आई, उसे एक बार मुझे पूछना। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट है इसमें, इन सब में अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कहा था रेट, क्वेश्चन में क्या आता है कई बार रेट की कौन सा स्पीडली होगा, रेट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें रेट वाला क्वेश्चन आपके पास आता है। तो अब देखो रेट के लिए मैं आपको एक फंडा बता देता हूं कि रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, जो रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी पे क्या करता है? डिपेंड करता है, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो कितना फास्ट होगा। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस को बता देता हूं मैं। एक्सेप्शनल केस क्या है इसमें? एक्सेप्शनल केस है कि जो ये कीटोन ग्रुप होते हैं, बीटा कीटो एसिड होते हैं, जो बीटा कीटो एसिड, इनकी स्पीड सबसे, ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी केस आ गया, डी कार्बोक्सिलेशन का केस आ गया और डी कार्बोक्सिलेशन में आपको रेट को कंपेयर करना है, तो रेट किससे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। जितना कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इतना इसका मतलब क्या हुआ कि रेट उतना ज्यादा हो गया, उतना फास्ट रिएक्शन होगी। लेकिन कहाँ पे रह जाता है? जहाँ पे बीटा कीटो एसिड ग्रुप होता है, इनका रेट सबसे ज्यादा होगा, बेटर होगा एज कम्पेयर टू अदर। इसीलिए मैंने कहा था कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रेट से रिलेटेड होते हैं, किस केस में रेट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे रेट वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। बीटा कीटो एसिड का मतलब आपने एसिड ये बना दिया, ठीक है, उसके बाद ये सामने वाला अल्फा हो गया और उसके सामने वाला ये हो गया बीटा। तो यहाँ पे बीटा है जो आपका, इसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ये कीटोन ग्रुप। तो बीटा कीटो का मतलब बीटा पोजीशन में कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और वो एसिड है, तो ये इसका जो रेट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी सबसे ज्यादा होगी अगर डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है तो क्या होगा, जहां पे ये बीटा कीटो एसिड आ गया उसका सबसे ज्यादा कर दोगे आप, औरों के कंपैरिजन में, अदर्स के कंपैरिजन में ध्यान रखना, इसका सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है ये? अब इसमें क्वेश्चन देता हूं मैं आपको एक बार सॉल्व करने के लिए, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो आप लोग। क्वेश्चन है इसमें कि आपको बताना है कि रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर। ठीक है, पहला मैंने लिखा CH3 CH2 और COOH, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड मैंने लिखा CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे COOH, ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, थर्ड मैंने लिखा यहाँ पे CH3 और COOH, ये हो गया आपका थर्ड। ठीक है, और चौथा मैंने लिखा यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 COOH और यहाँ पे लिख दिया CH3,
ये हो गया 4। अब आपको चारों देखने बताना है कि रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, 1, 2, 3 या 4 में से। हाँ मृत्युंजय बिल्कुल सही आपका आंसर है, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। और इसके अलावा रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन किसका ज्यादा होगा, और कोई आंसर नहीं है, मैथिली सही है। और देखो ये है CH3 CH2। एक आपको बता देता हूं मैं, एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देता हूं। सबसे पहले देखो ये है आपका अल्फा और ये बीटा, तो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा 4 हो गया। अब आप कैसे चेक करोगे बाकियों का, बाकियों को चेक करने के लिए क्या करो, एसिड ग्रुप को हटाओ और यहाँ पे माइनस चार्ज लगा दो, ये हो गया आपका कार्बो एनायन। इस C को हटा दो, यहाँ पे माइनस चार्ज लगा दो, और यहाँ पे इसको हटा दो, इसमें माइनस चार्ज लगा दो। अब आप बताओ इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, अब इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखो 1, 2 एंड 3 में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बो एनायन कौन सा है, कार्बो एनायन है, सॉरी कैटायन नहीं, कार्बो एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला। अब इसमें फिर स्टेबिलिटी वाला आ गया, देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, वेरी गुड मृत्युंजय। और इसके अलावा कोई आंसर नहीं। अगर आपको कंपेयर करने के लिए आ गया, देखो इधर से क्वेश्चन क्या हो गया, स्टेबिलिटी बेस हो गया। देखो एक है CH3 माइनस, एक हो गया CH2 माइनस CH3, और तीसरा हो गया C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, और ये माइनस चार्ज। अब इसको कंपेयर करना है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, 1, 2, 3 में से। स्टेबिलिटी आप भूल गए एनायन के लिए, एनायन का होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एनायन के केस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, वेरी गुड मृत्युंजय। तो प्राइमरी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी सबसे ज्यादा होगा ये फर्स्ट वाला, फिर सेकंड और फिर थर्ड। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर पहले क्या होगा, थर्ड। थर्ड के बाद इन दोनों में से कौन आएगा, फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद कौन आएगा, सेकंड, सेकंड की सबसे लास्ट होगी। क्लियर हो रहा है। ये ऐसे क्वेश्चन आते, देखो ये क्वेश्चंस आपने मैथली एक बार पूछे भी थे मुझे। रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन क्या होते हैं, जब वो टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पे डिपेंड करेगा, किस कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। एक और क्वेश्चन दे दूं आपको इसमें, एक और क्वेश्चन। ये तो सब जाते जा रहे हैं भाई, कहाँ चले गए आप लोग बाकी। वन मिनट। एक और बाकी मैं फिर आपको क्या करूंगा, इसकी केमिकल रिएक्शन का ऑफलाइन बना दूंगा। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, फिर हम इसके जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, ताकि क्या हो, आपको प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन को सॉल्व करने। जैसे यही टाइप का क्वेश्चन आ गया, हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इसमें। ये मैंने लिखा COH, पहला फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखो C, और यहां पे मैंने लिख दिया C एंड COOH, ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है। थर्ड मैंने दे दिया आपको CH3COOH, ये हो गया आपका थर्ड। और चौथा हो गया हमारे पास CCCOH, ये हो गया आपके पास 4। अब थोड़ा सा गौर करो, इसमें से सबसे स्पीड से रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इन चारों में से किसकी सबसे ज्यादा होगी, 1, 2, 3 या 4। रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, 1 का, 2 का, 3 का या 4 का। हाँ वेरी गुड मृत्युंजय, अनुष्का। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, देखो इसका आंसर है, सबसे पहले आप क्या करो, कार्बो एनायन बताओ। देखो इसको छोड़ के जो C है उसमें माइनस चार्ज लगा दो, इसको छोड़ के जो C है उस पर माइनस चार्ज लगा दो।
इसको छोड़ के जो सी है उस पर माइनस चार्ज लगा दो, और इसको छोड़ के जो सी है उस पर माइनस चार्ज लगा दो। अब देखो ये कौन सा कार्बन है, दिस वन इज प्राइमरी कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, ये आपका टर्सरी कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, ये आपका है सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी। और ये कौन सा कार्बन है, ये बिल्कुल प्राइमरी वाला। तो इसीलिए इसका सबसे ज्यादा जो स्पीड होगी वो किसकी होगी, थर्ड की। तो थर्ड की स्पीड सबसे ज्यादा। उसके बाद थर्ड के बाद कोई बता सकता है कौन सा होगा, 1, 2 और 4 में से सबसे ज्यादा स्पीड वाला कौन सा होगा, 1, 2 एंड 4। थर्ड के बाद 1, वेरी गुड, प्राइमरी का 1। इसके बाद 2 और 4 में से वैदेही, मृत्युंजय, सही है आपका आंसर। और इसके बाद 2 और 4 में से कौन होगा, 2 एंड 4 कौन सा होगा, 4 वाला, बिल्कुल सही है। फिर सेकेंडरी होगा और लास्ट में प्राइमरी होगा, सॉरी सेकेंडरी होगा। टर्सरी सबसे ज्यादा वीक होगा। तो इसमें आंसर होगा 4 और फिर 2। तो ये आपका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और इसमें एक मेन लास्ट वाला ऑप्शन है जो आज का लास्ट का टॉपिक होगा हमारा, दैट इज कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे ने बहुत सारी रिएक्शन दी थी, अलग अलग है, ये अलग है रिएक्शन, इसे कहते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, KE शॉर्ट में। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी देना। तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो कहता है कि अगर हमने क्या किया, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे। इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे हम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को। अगर हमने इलेक्ट्रोलाइज कराया तो हमें हायर एल्केन मिलेगा, हायर एल्केन मिलेगा। हायर मतलब डबल ट्रिपल एल्केन मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट मीथेन। मीथेन को छोड़ के मीथेन नहीं मिलेगा इससे। कैसे, मैंने कहा अगर यहाँ पे CH3COON एसिड होता है, CH3COOH, और सोडियम सॉल्ट का मतलब वहां पे सोडियम आ गया। अगर मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, इलेक्ट्रिसिटी दी, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो CH3 के 2 एटम कंबाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे इथेन, और इसके अलावा CO2 गैस यहाँ से रिलीज होगी, प्लस यहाँ पे मिलेगा मुझे NaOH, और यहाँ पे मिलेगा मुझे H2। तो इतने सारे मुझे इसमें से प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो जब हम इसे क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी वाटर के साथ ऐड करवा देंगे, तो हमें इतने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। अब ये होगा कैसे, देखो जो ये प्रोडक्ट मिलेंगे बनते कैसे हैं, ठीक है। तो जब भी हम क्या करेंगे, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइज मतलब वाटर के प्रेजेंस में, तो हमें हायर एल्केन फॉर्म होता है। अब ये हायर एल्केन कैसे बनेगा, देखो इसमें हमने क्या किया, इसकी नेट रिएक्शन लिख देता हूं मैं पहले। नेट रिएक्शन होती क्या है, नेट रिएक्शन होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हमने, और यहां से 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, और इसको हमने क्या करना है, वाटर में पास आउट करके इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हमारे पास मिलेगा CH3CH3, पहला कंपाउंड दैट इज इथेन। सेकेंड CO2 गैस मिलती है, थर्ड इज हाइड्रोजन गैस, और फोर्थ है इसमें NaOH। अब देखो ये कैसे बनता है, कैसे मिलेगा हमें, तो इसकी मैकेनिज्म आपको बता देता हूं। मैकेनिज्म बनता कैसे, तो मैकेनिज्म के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे एनोड में। देखो जब भी आप इसको ब्रेक डाउन करोगे, जैसे मैंने कहा CH3C+OON, तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे हम, तो क्या होगा, ये आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, प्लस और माइनस में। तो ये बनेगा आपके पास CH3C+OO- और Na+ का।
तो इसका पहला काम क्या है, ये प्लस और माइनस में तोड़ देगा। अब क्या होगा, जो ये माइनस वाला पोर्शन है, माइनस वाला पोर्शन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा एक, क्योंकि माइनस का मतलब मैंने आपको बताया था 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक निकलेंगे तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब थोड़ा सा इसे और कॉन्सेप्ट को समझना, देखो जैसे हमने CH3 लिया, यहाँ पे बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। अब क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये बन गया आपका CO2, यहाँ से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। और ये जो फ्री रेडिकल था वो किसके पास बच गया, वो बच गया आपका CH3 के पास, और CO2 गैस यहाँ से क्या हो गई, रिलीज हो गई। ये CO2 निकल गया और यहाँ पे बच गया आपके पास CH3 फ्री रेडिकल। अब हमें पता है कि जो फ्री रेडिकल होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। फ्री रेडिकल में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे और बन जाएगा CH3 और CH3, यानी ये बन जाएगा आपके पास इथेन। दिस इज कॉल्ड इथेन। हमने देखो यहाँ पे लिया था CH3CONA और हमें क्या मिल गया, इथेन मिल गया यहाँ से। तो जो भी आप ये लोगे इसका डबल यहाँ मिलेगा, यहाँ पे अगर C2 होगा तो यहाँ C4 मिलेगा। तो पहला प्रोडक्ट हमें ये मिला और इसके साथ क्या मिल गया, CO2 गैस मिल गया। और तीसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे Na+। अब देखो ये एनोड में प्रोसेस हुई थी, अब हम देखेंगे कैथोड में। कैथोड में क्या होता है, देखो कैथोड में कौन जाएगा, कैथोड में जो वाटर होता है, वाटर ये टूटेगा H+ में और OH- में, H+ और OH- में। अब जो NaOH था, जो Na+ था घूम रहा था और ये OH-, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, NaOH। अब हमारे पास लास्ट बच गया कौन सा, H+ का। ध्यान रखना, बस इसका ही रोल है। बस जो H+ होता है, जैसे उसने इलेक्ट्रॉन को निकाला था, यहाँ पे देखो इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, यहाँ पे जो एक कंपाउंड था इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, यहाँ से एनोड इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और कैथोड ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करेगा और ये बना देगा H., यानी फ्री रेडिकल। फिर ये 2 फ्री रेडिकल आपस में क्या होंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, और ये बना देगा H2 गैस। तो इस तरीके से हमें चारों के चारों प्रोडक्ट मिल गए। और हाइड्रोजन क्या होता है, जनरली प्लस वाला होता है, तो ये माइनस की तरफ जाएगा, इसीलिए ये हमें मिलेगा कैथोड में। तो जो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी वो मिलती है कैथोड में, और जो यहाँ पे हमारे पास CH3 और CH3 था ये हमें कहाँ मिलेगा, एनोड में। तो इस तरीके से क्या मिलता है हमको, कैथोड और एनोड में। तो एनोड में हमें मिलेगा CH3 और CO2 गैस हमें एनोड में मिलती है। और जबकि NaOH क्या होता है, सॉल्यूशन में ही रहता है, क्योंकि आयंस फॉर्म में है वो, तो वो सॉल्यूशन में ही रहेगा। जो यहाँ पे NaOH है आपके पास, वो सॉल्यूशन में रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है काफी। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, जितना NaOH की परसेंटेज या कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी, उतना pH क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। pH की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतना pH बढ़ता चला जाएगा। तो इसकी और कुछ रिएक्शन बता देता हूं जो कई बार आती है क्वेश्चंस में, आपको कंप्लीट द रिएक्शन में आती है। अगर सपोज करो ये CH2 और CH2 कंबाइंड है, फिर क्या होगा, COH और C